हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिजिक्स का एक चैप्टर है। ये फिजिक्स का एक चैप्टर है या एक टॉपिक है, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हम बातचीत करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है ये टॉपिक। अब देखिए, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें पहले तो सारे जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो बताएंगे, और फिर उसके बाद में उसी बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो अब सुनिए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इसमें एक प्रकाश का एक स्रोत होगा और उस स्रोत से क्या होगा, प्रकाश का एक सोर्स होगा और उस सोर्स से दो लाइट वेव चलेंगी और वो जब दोनों एक दूसरे पर इंसिडेंट होंगी, मतलब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगी, अध्यारोपित होंगी। कहने का मतलब प्रकाश स्रोत से दो तरंगें एक साथ चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। तो अध्यारोपित जैसे ही होंगी तो माध्यम, जिस माध्यम में वो अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के कुछ ऐसे बिंदु होंगे जहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी और कुछ बिंदु ऐसे होंगे जहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। तो ऐसी घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। इसमें दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए और एक ही दिशा में वो दोनों तरंगें संचरित होनी चाहिए और एक ही दिशा में होनी चाहिए। और जो स्रोत होंगे, इसमें दो कला संबंध स्रोत होंगे, कला संबंध स्रोत होंगे, यानी उन कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित जो तरंगे हैं, उन तरंगों के बीच में जो कलांतर होता है, वो कलांतर क्या होता है, नियत होता है। ये ध्यान रखिएगा, कला संबंध स्रोत चाहिए। तो वो आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले देखिए, अब इसमें आता है संपोषी व्यतिकरण। ये देखिए क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ होती है, देखिए ध्यान से सुनिए। इसमें दो तरंगे लेंगे जिनकी तीव्रता I1 और I2 है, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या है, I है। तो जब दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी तो परिणामी जो तरंग की जो तीव्रता है, परिणामी जो तरंग की तीव्रता है I, वो दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से जब बड़ी होती है तो उस केस में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, यानी ब्राइटनेस चमक ज़्यादा होती है। तो उस घटना को संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों तरंगों की जो तीव्रताओं का जो योग है, दोनों तरंगों की जो तीव्रताओं का योग परिणामी तरंग की तीव्रता से ज़्यादा है, परिणामी जो तरंग है उसकी तीव्रता से अगर ज़्यादा है तो उस केस में विनाशी व्यतिकरण की घटना मिलेगी। कहने का मतलब उस केस में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, यानी डार्कनेस होगा, तीव्रता कम हो जाएगी, तीव्रता यानी चमक कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो गए संपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब देखिए, दो तरंग हैं, ये दो तरंग दी है। एक तो y1, मतलब दो तरंग हैं और इनके समीकरण y1 और y2 के रूप में है। तो पहली तरंग का समीकरण y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी तरंग का समीकरण y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। इसमें a1 और a2 तो क्या है, एम्पलीट्यूड आयाम है, दोनों तरंगों के आयाम है, और ओमेगा इसमें आवृत्ति है जो कि क्या रहती है, कांस्टेंट नियत रहती है। दोनों तरंगों के लिए जो आवृत्ति है वो तो क्या है, समान है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें परिणामी जो तरंग बनेगी, दोनों तरंग जब अध्यारोपित होंगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, तो एक परिणामी तरंग बनेगी और उस परिणामी जो तरंग का जो आयाम होगा r बराबर होगा रूट a1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5। कहने का मतलब ये जो परिणामी जो तरंग का जो आयाम है वो डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, फाई यानी फेज डिफरेंस यानी कलांतर पे डिपेंड करता है। ये फाई जब चेंज होगा तो ये आयाम भी चेंज होगा, तरंगों का जो आयाम है वो भी चेंज होगा। आयाम देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई भी तरंग है, जैसे कि इस प्रकार से ये तरंग जैसे किसी माध्यम में संतृप्त होगी तो माध्यम के कण क्या होंगे, साम्य स्थिति से, मतलब जो साम्य स्थिति यानी x बराबर 0, साम्य स्थिति से जैसे ही अधिकतम विस्थापन होगा, साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से विस्थापन ही होता है, ये आयाम हो गया। अब देखिए आगे बात की जाए, ध्यान से सुनिए। अब देखिए, पथांतर और कलांतर में एक संबंध होता है, पथांतर और कलांतर। पथांतर यानी पाथ डिफरेंस और कलांतर यानी फेज डिफरेंस। तो ये देखिए, फेज डिफरेंस फाई बराबर होता है k इंटू डेल एक्स, के इंटू डेल एक्स। अब ये डेल एक्स कहाँ से आया है, देखिए इधर से ध्यान से देखिए दो सोर्स लिए हैं मैंने, एक तो ये सोर्स और एक ये सोर्स, दो प्रकाश स्रोत हैं और दोनों प्रकाश स्रोतों से क्या है, एक तरंग उत्सर्जित हुई है। पहले प्रकाश स्रोत से एक यहाँ से उत्सर्जित हुई है, ये दूसरा प्रकाश स्रोत है, इससे भी एक तरंग उत्सर्जित हुई है। जब ये दोनों तरंगे किसी माध्यम में चलकर और क्या है, किसी पॉइंट, स्क्रीन के पॉइंट P पर जब अध्यारोपित होती है
स्क्रीन के पॉइंट P पर क्या होती है, अध्यारोपित होती है। तो P पर क्या बनता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। वो पैटर्न कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये दोनों तरंगों के द्वारा जो चली गई जो दूरी है उसका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ही पाथ डिफरेंस कहलाता है। जैसे पहली तरंग है इस प्रकार से, ये जा रही है बिंदु P पर, ये दूसरी तरंग जा रही है बिंदु P पर, तो ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गई। बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज बनेगी या काली बनेगी, कहने का मतलब संपोषी व्यतिकरण बनेगा या फिर विनाशी व्यतिकरण बनेगा। तो ये देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों तरंगों के द्वारा जो चली गई दूरी है उसका डिफरेंस देखना पड़ेगा, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, पथांतर बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। तो ये पहली तरंग के द्वारा चली गई दूरी क्या है, x1, तो दूसरी के द्वारा यहाँ क्या है, x2। ये प्रकाश स्रोत अलग अलग है, जैसे ये S1 है, ये S2 है, तो S2 से चली गई दूरी x1 है, S1 से x2 है, तो पाथ डिफरेंस कोई मतलब जो दूरी ज़्यादा होगी उसमें से क्या करेंगे, कम वाली को घटा देंगे। तो ज़्यादा x1 है, ये x2 क्या है, कम है, तो यहाँ x1 माइनस x2, डेल बराबर x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा। तो कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है, फाई बराबर k इंटू डेल एक्स, तो डेल एक्स का मान x1 माइनस x2 होता है, k बराबर प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, संचरण नियतांक 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो x1 माइनस x2, तो फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x1 माइनस x2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये फाई बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई लैम्डा इंटू डेल, x1 माइनस x2 की जगह डेल लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, पथांतर को ऐसे लिख सकते हैं, डेल बराबर यहीं से लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर होता है ये। अब जो परिणामी जो तरंग है, जो परिणामी रिजल्टेंट वेव है, उसकी रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो हमेशा याद रखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंटेंसिटी है, ये प्रकाश की जो तीव्रता है, मतलब जो परिणामी जो तीव्रता है, परिणामी तीव्रता वो आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती होती है। परिणामी आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। नॉर्मली देखा जाए तो तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग एक यहाँ से एक फॉर्मूला बनाए गए हैं आई तीव्रता का, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। ये जो रिजल्टेंट वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, फाई यानी फेज डिफरेंस यानी कलांतर, ये कलांतर पे डिपेंड करती है। जब ये कलांतर चेंज होगा तो परिणामी तरंग की तीव्रता भी चेंज होगी, बदलेगी। और ये कलांतर किस वजह से चेंज होगा, ये कलांतर चेंज होगा फाई किसकी वजह से, पाथ डिफरेंस डेल की वजह से चेंज होगा। तो डेल चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओनली ये परिणामी तरंग की तीव्रता किस बात पे डिपेंड करती है, यहाँ कलांतर पे डिपेंड करती है। किस पे, कलांतर, दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर है उस कलांतर पे डिपेंड करती है। अब देखिए दोनों की अलग अलग बात की जाए, जैसे संपोषी की बात करें तो संपोषी का जो यहाँ फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, पाई का समगुणज होता है, यानी कोस पाई का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उस केस में जब कोस पाई बराबर 1 होगा तो परिणामी तरंग की तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम होगी। अधिकतम यानी आई मैक्सिमम बराबर क्या होगा, रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये कोस फाई की जगह 1 करेंगे और 1 करते ही क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। तो परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से क्या हो जाएगी, इतनी ये ज़्यादा हो जाएगी, यानी 2 रूट I1 I2 ज़्यादा हो जाएगी। तो आई मैक्सिमम यहाँ से ये बन जाएगा आई मैक्सिमम रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। और पथांतर क्या बन जाएगा इसमें, पथांतर ये रहा, पथांतर क्या होगा इसमें, लैम्डा का क्या होगा, पूर्ण गुणज, यानी 0 लैम्डा 2 लैम्डा इस प्रकार से डॉट डॉट n लैम्डा। तो और इस ये ध्यान रखिएगा, ये चीज पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज और कलांतर पाई का सम गुणज। और ये इसमें अधिकतम आयाम आर मैक्सिमम क्या होगा, A1 प्लस A2 बन जाएगा। आयाम क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2, यहाँ रखेंगे अपन, यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आर बराबर ये है, तो कोस फाई की जगह हम 1 रखेंगे तो ये कंडीशन बनेगी आर मैक्सिमम A1 प्लस A2 के रूप में। और तीव्रता को आयाम के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम आई मैक्सिमम के इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। एवरेज इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होती है प्रकाश की तीव्रता, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें दो तरंगे क्या है, एक साथ चलती हैं और एक ही दिशा में चल के क्या होती है, अध्यारोपित होती है, तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है उस केस में। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। दिखाए ये दूसरा इसमें एक केस ये भी लिया गया है कि जब दो तरंगों की जो आयाम और तीव्रता दोनों अगर समान कर दी जाए, आयाम और तीव्रता दोनों को अगर समान कर दिया जाए तो अधिकतम आयाम तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और तीव्रता अधिकतम कितनी हो जाएगी, 4I0 के बराबर हो जाएगी। तीव्रता यहाँ माननी है I1 I2 बराबर I0 मानना है, तो 4I0 हो जाएगा। तो तीव्रता ये हो जाएगी, आयाम ये हो जाएगा अधिकतम 2a के बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो था हमारा संपोषी व्यतिकरण के बारे में नॉर्मली जानकारी। अब देखिए आगे बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण में। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, जो हमारा कोस फाई का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -1।
यानी कि यहाँ कलांतर क्या होगा, पाई का विषम गुणज होगा। पाई का क्या होगा, विषम गुणज। विषम गुणज मतलब पाई 3 पाई 5 पाई इस प्रकार से होगा। तो कोस पाई की जगह आप -1 रखोगे, तो -1 रखते -2 रूट I1 I2 हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस 2 सॉरी -2 रूट I1 I2। तो परिणामी तरंग की तीव्रता क्या हो जाएगी, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कितनी कम हो जाएगी, 2 रूट I1 I2 कम हो जाएगी। तो इसका मतलब मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ, रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, यहीं से आ गया। और आयाम क्या हो जाएगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, परिणामी तरंग का जो आयाम है वो आर मिनिमम कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2। ये यहाँ से आ जाएगा, ये रखेंगे वैल्यू, तो A1 माइनस A2 आ जाएगा। तो और आयाम के रूप में तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम तीव्रता इस प्रकार से ये हो जाएगी, आई मिनिमम K इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और इसमें तरंगे क्या होंगी, उसमें तो एक ही दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं संपोषी में, और इसमें विनाशी में क्या होंगी, दोनों तरंगे क्या होंगी, विपरीत कला में चलती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, जिससे तीव्रता क्या हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो और केस में एक केस बताया, इसमें एक केस लिया गया है कि अगर दोनों तरंगों के आयाम अगर बराबर हो जाए, तीव्रता भी बराबर हो जाए, तो आयाम परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तीव्रता भी क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी एवरेज इंटेंसिटी औसत तीव्रता कितनी हो जाएगी, आई मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात होगा वो किस रूप में होगा। अब इसको और सुनिए, आई मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इक्वल्स टू रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, इस रूप में लिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम तो ये होगी, मैक्सिमम ये रहा अपना, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये रही और मिनिमम ये रही, तो इन दोनों का रेशियो कर देंगे। और यहाँ ये बताया ये तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए है, और ये नॉर्मली इंटेंसिटी अलग अलग तरंगों की जो तीव्रताएं हैं उनका अनुपात है। पहली तरंग की तीव्रता I1 है, दूसरी की I2, इनका रेशियो A1 स्क्वायर अपॉन A2 की स्क्वायर के रूप में दिया जाता है, क्योंकि ये पता है कि यहाँ से तीव्रता क्या होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो I बराबर K A स्क्वायर, तो यहाँ से I1 और I2 के लिए बनाया गया है इस प्रकार से फॉर्मूला। अब देखिए इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, रूट I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको A1 प्लस A2 एम्पलीट्यूड के रूप में लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का पूरे का मतलब पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम तो A1 प्लस A2 होता है, अधिकतम तीव्रता A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम क्या होता है, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रिंजों की जो सादृश्यता होती है, फ्रिंज क्या होता है, देखिए इंटरफेरेंस जो पैटर्न होता है उसमें जो अधिकतम तीव्रता वाला जो फील्ड होता है ना, अधिकतम तीव्रता वाला क्षेत्र, उस अधिकतम तीव्रता वाले क्षेत्र को तो हम क्या बोलते हैं, दीप्त फ्रिंज बोलते हैं। और न्यूनतम तीव्रता वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम अदीप्त फ्रिंज बोलते हैं। जहाँ तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी ना, तो तीव्रता कहाँ किस में ज्यादा होगी, संपोषी व्यतिकरण में, तो वहां पर तो दीप्त फ्रिंज बनेगी। और न्यूनतम तीव्रता मतलब न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश कहाँ मिलेगा, कहाँ कौन सी घटना में मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण घटना में, तो वो क्षेत्र क्या होगा, वो अदीप्त, वहाँ कौन सा क्षेत्र बनेगा, अदीप्त क्षेत्र बनेगा, यानी अदीप्त फ्रिंज बनेगी वहाँ पर। तो देखिए फ्रिंजों की सादृश्यता इसके बारे में देखिए, इसमें V से डिनोट करते हैं इसको, आई मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम के रूप में लिखते हैं। मतलब विजिबिलिटी का फॉर्मूला होता है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, या फिर एम्पलीट्यूड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर 2A1A2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इस रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, सादृश्यता का मीनिंग सीधी सी बात है कि फ्रिंज आपको स्पष्ट अलग अलग दिखाई देनी चाहिए। ठीक है ना, काली फ्रिंज अलग दिखे और चमकीली फ्रिंज अलग दिखे, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट